तो गाइज ये सारे यूजेज जो मैंने आपके लिए बनाए हैं ये सब इंग्लिश की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के बाद बनाए हैं। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ही माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई ऐसा यूज होगा जो आप ना समझ पाए हो। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश। दिस इज डॉक्टर जेसिड और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूजेस। तो गाइस सबसे पहली बात जो मुझे बताने की है इस वीडियो को स्टार्ट करने से भी पहले वो ये है कि माइट जो है वो एक मॉडल वर्ब का टाइप है। यानी माइट एक मॉडल वर्ब है और इसके अलावा माइट में की पास्ट फॉर्म भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि माइट को ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये मे की पास्ट फॉर्म है और ये बात पार्शली सही भी है कि माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं से पहले मैं एक सेंटेंस आपको लिखता हूं और वो ये है कि ही सेड टू जेम्स आई मे कम। ये है। जब आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलते हैं तो आप इसको लिखते हैं ही told James that he might come। तो गाइज ये मे की रिफरेंशियल पास्ट फॉर्म है। इसके बारे में हम डिटेल में अलग वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपके लिए माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के एग्जॉस्टिव यानी सारे यूजेस एक जगह इकट्ठे करके लाया हूं। तो इस वीडियो में हम वो सब देखने वाले हैं कि वो कौन से यूजेस हैं। तो गाइज सबसे पहले माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज होता है वो भूतकाल की ऐसी संभावना जो पूरी नहीं हुई उसके लिए होता है। यानी कि हम ऐसी बात करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल पास्ट बोलते हैं। इंग्लिश में हमने हाइपोथेटिकल पास्ट कंडीशनल के थर्ड टाइप में भी पढ़ा था कि हाइपोथेटिकल पास्ट क्या होता है और उसकी इंग्लिश हमने वहां पर बनाई थी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो इसमें मैं आपको क्या नई बात बताने वाला हूं, ये कंडीशनल थर्ड टाइप का ही एक टाइप है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। आइए जानते हैं क्या वो फर्क क्या है। वो फर्क ये है कि भूतकाल की ऐसी संभावना जो पूरी नहीं हुई, यानी भूतकाल के बारे में ऐसी बात जो हो सकती थी पर नहीं हुई। जनरली ऐसे वाक्यों में ऑफ कोर्स हम वुड का यूज करते हैं, पर माइट के जरिए हम उस संभावना को और भी छोटे लेवल तक ले जाते हैं। यानी ऐसे होने की संभावना थी तो पर बहुत कम थी। हिंदी में शायद ऐसा हो सकता था कि अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अगर तुम मेरे पास आते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देता। अगर मैं सेंटेंस को कहूं अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, तो ऑफ कोर्स मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। पर चूंकि इस सेंटेंस में शायद आ गया है तो कहने वाला खुद भी श्योर नहीं है कि वो मदद करेगा या नहीं करेगा, या करता या नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में हमने वुड को रिप्लेस कर दिया है किससे, हमने वुड को रिप्लेस यहां पे कर दिया है इफ यू हैड कम टू मी आई माइट हैव हेल्प्ड यू। तो इसमें आपने देखा कि हमने वुड को माइट से रिप्लेस कर लिया है। अब जो मैंने आपसे शुरू में बताया कि हम ऐसे वाक्यों की बात कर रहे हैं जिसमें संभावना थी किसी काम के होने की पर वो नहीं हुआ, तो ऐसे ही एक अर्थ में हम यूज करते हैं कम से कम के अर्थ में। जब हम कहते हैं कम से कम, ऐसा तो हो ही सकता था। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूं,
कम से कम तुम मुझे तो बता देते। सेंटेंस है कम से कम तुम मुझे तो बता देते, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे यू माइट हैव टोल्ड मी। अगर आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे यू वुड हैव टोल्ड मी, तो सेंटेंस अधूरा होगा, क्योंकि उसमें हमें कुछ और तुम मुझे बता देते। लेकिन यहां पे सेंटेंस में कम से कम का जो भाव है वो माइट में ही आ गया है। तो ये उसी का हिस्सा है जिसमें हम कहते हैं कि भूतकाल में कोई ऐसा काम, हाइपोथेटिकल पास्ट, जो हो सकता था पर नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं और इसके बारे में। तीसरा है चाहे, होता या हो सकता था वाले वाक्यों में। तुम्हें पैसे खुले नहीं छोड़ने चाहिए थे, चाहे कोई चुरा लेता। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो इसमें चाहे और हम भूतकाल की एक ऐसी बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअली पूरी नहीं हुई। तो इसमें जब हिंदी में चाहे प्लस होता का भाव होता है, तो हम इंग्लिश में माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए देखिए, तुम्हें पैसे खुले नहीं छोड़ने चाहिए थे, यू शुड नॉट हैव लेफ्ट मनी अनगार्डेड। चाहे कोई चुरा लेता, समवन माइट हैव स्टोलन इट। ये हुआ इसका तीसरा हिस्सा, यानी भूतकाल में हमने एक ऐसी बात की जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। अब हम एक दूसरी स्थिति में चलते हैं। मैं आपको 3 हेडिंग में बता रहा हूं। तो पहली हेडिंग हमारी पूरी हुई जिसमें हम हाइपोथेटिकल पास्ट के बारे में बात कर रहे थे। ये वाली जो अब सेकंड हेडिंग है हमारी, इसमें क्या है, भूतकाल की बात के बारे में एक संभावना, एक ऐसी वैकल्पिक स्थिति जो पॉसिबल थी, शायद हुई हो, यानी कोई नहीं जानता। तो आइए जाने। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ टर्म्स निकाली हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, क्या पता, ऐसा हो सकता है, कहीं ना, कभी ना। ये टर्म्स हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इनमें देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सच का पता चल गया हो। तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका है माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी माइट हैव नोन द ट्रूथ। क्या पता तुमने ही मेरा पेन चुराया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सच का पता चल गया हो। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? शी माइट हैव नोन द ट्रूथ। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या पता तुमने ही मेरा पेन चुराया हो। तो इसकी इंग्लिश होगी यू माइट हैव स्टोलन माई पेन। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, ऐसा हो सकता है कि उसकी ट्रेन छूट गई हो, शी माइट हैव मिस्ड हर ट्रेन। तो आपने देखा कि हम इन वाले सेंटेंसेस को इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, क्या पता, ऐसा हो सकता है, ये सब इंटरचेंजेबल हैं। क्या पता की जगह आप ऐसा हो सकता है रख सकते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं का छोटा रूप जो है वो कहीं ना भी होता है, जैसे कि कहीं उसे सच का पता ना चल गया हो। तो ये देखा आपने, पास्ट की एक वैकल्पिक स्थिति है जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ऐसा हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो संभावना जब इस तरह की है तो आप माइट हैव का यूज करेंगे। आइए आगे चलते हैं। इसमें पता नहीं के साथ भूतकाल के प्रश्नवाचक वाक्यों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? पता नहीं एक फ्रेज मैंने आपके लिए ढूंढी है, और जब हिंदी में पता नहीं और प्रश्नवाचक शब्द होगा तो आप उसमें माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे? पता नहीं उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी होगी, वाई माइट शी नॉट हैव लिसन टू मी। तो आपने देखा जहां भी पता नहीं वाला वाक्य आए तो आप उसमें बिना संकोच के माइट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रश्नवाचक शब्द के साथ उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। तीसरा हमने ग्रुप किया है चाहे प्लस हो या होगा। अभी आपके बात समझ में नहीं आएगी। आप इस उदाहरण की तरफ देखिए, चाहे उसके चोट लग गई हो, तुम्हें उसे इस तरह धक्का नहीं देना चाहिए था, चाहे उसके चोट लग गई हो। तो आप देखेंगे कि इसकी इंग्लिश जो मैंने बनाई है, ही माइट हैव गॉट हर्ट, चाहे उसके चोट लग गई हो। हम भूतकाल की एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। इसके बाद
इसका जो चौथा हिस्सा है जो मैंने इसके लिए रखा है, जिसमें हम भूतकाल की ऐसी बात करते हैं जिसके बारे में हमें पक्का पता नहीं होता है। ऐसी ही एक कंडीशन होती है जब हम कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे, मानो के अर्थ में, यानी हम पास्ट की एक वैकल्पिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आइए देखिए इस उदाहरण में, देहरादून में इतनी गर्मी है मानो मैं सहारा रेगिस्तान में हूं। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इट इज सो हॉट इन देहरादून, आई माइट हैव बीन इन सहारा डेजर्ट। तो आपने देखा कि अगर कभी इंग्लिश में इस तरह का सेंटेंस आता है कि जिसमें आपको यहां माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई और अर्थ ना सूझ रहा हो, तो उसका एक अर्थ आप इससे भी निकालने की कोशिश कीजिए। इसका एक और उदाहरण आपको मैं बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कभी उससे बात भी नहीं की थी पर उसने अपने सारे नोट्स मुझे दे दिए। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। तो मैंने इसकी इंग्लिश जब बनाई, आई नेवर टॉक टू हिम बट ही गेव मी ऑल ऑफ हिज नोट्स, ही माइट हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड। यानी हम कह रहे हैं कि दोनों कंडीशन सेम है, चाहे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता या ना होता, वो ऐसा लग रहा था मानो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। तो कहीं भी हिंदी में आप देखते हैं मानो या ऐसा लग रहा है को, तो आप उसकी इंग्लिश एज दो, एज इफ से भी बना सकते हैं और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बना सकते हैं, बशर्ते कि वो पास्ट का सेंटेंस हो। तीसरा यूज बहुत आसान है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप सोचेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हम हमेशा यूज करते हैं विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज करते हैं। तो आखिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कब यूज कर सकते हैं माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म? मैं इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको बता दूं कि सारी मॉडल वर्ब कुछ ना कुछ सेंस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसलिए जब हमें एक ऐसा सेंटेंस कहना होता है जिसमें हम एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसकी संभावना कम है, हालांकि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए जाने, मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, बच्चे मार्च के अंत तक अपना कोर्स पूरा कर चुके हो या पूरा कर चुके होंगे। आपसे मैं इसकी इंग्लिश बनाने की बात करता हूं, तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, द चिल्ड्रन विल हैव finished their syllabus by the end of March। आपने देखा, अगर मैं इस सेंटेंस में शायद, हो सकता है या क्या पता ये जोड़ देता हूं, तो आप देखिए कि इसका अर्थ कितना बदल जाता है। इसका अर्थ बदल जाता है, यानी विल हैव से हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा हो ही चुका होगा, लेकिन शायद लगा के हमने इसको एक तरह से इसकी संभावना को बहुत कम कर दिया है। हमने इसकी संभावना को बहुत कम कर दिया है। तो अगर कहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और संभावना बहुत कम है, जिसको हम हिंदी में शायद, हो सकता है, क्या पता के भाव से व्यक्त कर रहे हो, तो हम ऑफ कोर्स उसकी इंग्लिश किससे बनाएंगे? माइट हैव से बनाएंगे। तो द चिल्ड्रन माइट हैव फिनिश देयर सिलेबस बाय द एंड ऑफ मार्च। तो इस तरह बनाएंगे आप। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शायद बच्चे मार्च के अंत तक अपना कोर्स पूरा कर लें। तो इन दैट केस इसकी इंग्लिश हम माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। विल हैव की जगह क्या आ जाएगा? माइट हैव आ जाएगा। तो गाइज ये सारे यूजेज जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये सब इंग्लिश की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के बाद बनाए हैं। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ही माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई ऐसा यूज होगा जो आप ना समझ पाए हो और इस वीडियो में कवर ना किया गया हो। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.hinglish.com। हमारी वेबसाइट पर हमारा सारा कंटेंट डिटेल फॉर्म में है, आप वहां पे देख सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइज मिलते हैं इसी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।